आता है। तो तब क्या नाम हुआ आदमी का? परिवार मानव हो गया। पहले मानव हुआ समझदारी के आधार पर, स्वायत्त हो गया। स्वायत्त होने से 6 सद्गुण आ गए। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, और व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन। 4 अर्हता हमारे में समा गए। और ये 6 अर्हताएं मुझ में जब समझ में आई, मैं अपने को स्वायत्त अनुभव किया ही हूँ। वो वैसे ही हमारे समझदार परिवार में हम अपने को समाधान, समृद्धि को प्रमाणित करने में हम समर्थ हुआ। इसी सत्यतावश आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होने की इच्छा प्रकट की। वो संयोग जुड़ता जा रही है। ये अभी इस मुद्दे पर अपन ध्यान देने के लिए कोशिश किए। मैं समझता हूँ आप सबका एक प्रकार से सौजन्यता सहज रूप में ही उदय होता ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति सज्जन बनना ही चाहते हैं, सौजन्यता के साथ ही सज्जन होते हैं। तो ये स्वाभाविक क्रिया है। मानवापेक्षा सज्जनता के अर्थ में ही है। सज्जनता का जो प्रमाण होता है, पहला प्रमाण न्यायपूर्वक जीना। इस ओर आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए कोशिश किया। हम कितना सफल हुए आपके सत्यापन पर निर्भर रहेगी। जो अभी न्याय की मुद्दे पर अपन चल रहे हैं, न्याय तो संबंध, मूल्यांकन और उभय तृप्ति के आधार पर मैंने देखा है, समझा है, जिया है। मैं स्वयं प्रमाण रूप में ही रहता हूँ। इतने स्थिति के बाद हमारे कल्पना ये आई है, हमारा समझ में ये बात ठीक बैठी है। हर व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने को चाहता ही है, सत्यवक्ता होता है। इस आधार पर क्या होना चाहिए पूछा? शिक्षा संस्कार से क्या मिलना चाहिए? सत्य बोध होना चाहिए। सही कार्य व्यवहार करने के लिए निश्चित अभ्यास होना चाहिए और विधि होना चाहिए, और न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित होना चाहिए। तीनों चीज यदि शिक्षा संस्कार में हो पाता है, मानव परंपरा अपने आप से शुरुआत हो। इसके पहले मानव परंपरा तो होगा नहीं। नाम आप कुछ भी दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं कुछ भी करो, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मानव परंपरा का शुभारंभ न्याय से ही शुरू होता है। न्याय के लिए मुख्य मुद्दा नैसर्गिक संबंध है। इसके पूरा स्रोत नैसर्गिक संबंध है, शाश्वत है ये, और मानव संबंध है, ये निरंतर है। ये निरंतर जो संबंध है, शाश्वत रूप में जो संबंध है, इसको हम पहचानना, ना पहचानना, जानना, ना जानना हमारे ऊपर ही निर्भर है, मानव के ऊपर ही निर्भर है। मानव जब खूब दिन जब गलती कर लेता है, नियति स्वयं मार्गदर्शन के लिए युक्ति निकालता है। क्योंकि ये भी हमने देखा है, मनुष्य जब गलती करता है, उनको सही प्रतिष्ठा कौन देगा? मुझको ये समझ में आता है, परिवार में कोई सही करने वाला प्रतिष्ठा हो, व्यक्ति हो, वो उनको सही करने वाला प्रतिष्ठा देगा। जो परिवार ही यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसमें ऐसा कोई प्रतिष्ठा नहीं, तब क्या होगा? गांव घर में, अड़ोस पड़ोस में कोई होगा तो प्रतिष्ठित करेगा। गांव घर भी यदि ऐसा नहीं है तब क्या हालत होगा? देश, राज, धरती में कोई होगा, वो प्रतिष्ठा को स्थापित करेगा। ये नियति सहज काम है। तो ये तो स्वाभाविक क्रिया थी। हमको, सारे मानव को, आप हम सबको कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति थी ही। कई बार शिक्षा के परिवर्तन के बारे में जो आशय प्रस्तुत किया है, ये भी इसी प्रकार की एक चिन्ह है, एक चिन्हगारी है
यह ऐसा प्रत्याशा संसार में है, कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं, इतना तो गवाहित हो चुकी है। क्या परिवर्तन होना है वो पकड़ में नहीं आती रहे, उसके लिए ये प्रस्ताव है। शिक्षा संस्कार से ही सर्वमानव में मैंने लोक व्यापीकरण का जो काम है शिक्षा का, वो शिक्षा संस्कार प्रणाली ही है। दूसरा किसी प्रणाली से लोक व्यापीकरण उतना जल्दी हो नहीं पाएगा, इसमें हम सहमत हैं। अब शिक्षा भी बहुत सारे विधि से दे चुके, अब मानवीय शिक्षा को प्रावधानित किया जाना चाहिए। मानवीय शिक्षा का स्वरूप ही है न्यायपूर्वक हर व्यक्ति जीकर प्रमाणित होना। हर व्यक्ति प्रमाणित होने के लिए समझदारी को हमको देना ही पड़ेगा। ऐसे स्थिति में शिक्षा में क्या कर दोगे पूछा, तो उसका उत्तर ये निकलता है, जो विज्ञान शिक्षा जो कुछ भी हम दे रहे हैं, उन शिक्षा में जो जीवन है ना, चैतन्य पक्ष की अध्ययन समावेश किया जाना चाहिए। चैतन्य संसार को यदि हम समझेंगे नहीं हैं, हम अस्तित्व को समझना दुष्पार है, समझ में आएगा ही नहीं। जिस वस्तु को हम समझते ही नहीं है, वो व्यवस्था के रूप में पहचानना कैसा बनेगा। पहले हम अस्तित्व को समझना ही होगा, अस्तित्व को समझने के बाद अस्तित्व स्वयं व्यवस्था के रूप में है, इसको समझना होगा। अस्तित्व को समझने वाला वस्तु भी चाहिए, समझने वाले वस्तु को खोजते हैं तो जीवन ही होता है, जीवन ही चैतन्य पक्ष है। चैतन्य वस्तु का भी अध्ययन में समावेश होना जरूरी है। तो मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष का मतलब समझदारी पक्ष का मनोविज्ञान में समावेश होना आवश्यक है। मानव संचेतना का पहचान होना चाहिए। मानव संचेतना में ही संवेदनशीलता संज्ञानशीलता दोनों अपने आप में संतुलित रूप में व्यवहृत होते हैं। तो ऐसी मनोविज्ञान पूर्ण शिक्षा की प्रावधान करने की आवश्यकता। दर्शन शास्त्र के साथ जो दर्शन कुछ भी पढ़ाते हैं, उसके साथ प्रामाणिकता का अध्ययन आवश्यक है। तो कुछ भी हम दर्शन पढ़ावें वो प्रमाणित ना हो, ऐसा दर्शन का क्या मतलब है। दर्शन पढ़ाया जाए प्रमाणों के साथ, चाहे भौतिक शास्त्र भौतिक विधि से पढ़ाइए, चाहे अध्यात्म विधि से पढ़ाइए, चाहे मानव विधि से पढ़ाइए, प्रमाणित हो जाए, ठीक है। तो प्रमाणित होने की उद्देश्य को लाएं तो उसमें ये मानव पद्धति से पढ़ाने वाली स्थिति आती है। मानव समझदार हो सकता है, समझदारी के लिए अस्तित्व स्वयं समीचीन है, ये बात आती है। तो प्रमाणों के बारे में हमने जो अनुभव किया है और मैं स्वयं प्रमाणित हूँ, वो है मैं जो समझा हूँ उसको समझाने में हम प्रमाणित हूँ, और जो सीखा हूँ सिखाने में प्रमाणित हूँ, और किया हूँ कराने में प्रमाणित हूँ। मनुष्य को ये तीनों जगह में प्रमाणित होने का अवसर बैठा है, और चौथे प्रकार से कुछ कर भी नहीं सकता। और इस तीन प्रकार को छोड़ के और चौथे प्रकार से कुछ कर भी नहीं सकता। इन तीनों विधा में हम प्रमाणित होना जरूरी है। और इसमें सबसे परिपूर्णता किसमें चाहिए, समझ में चाहिए। सीखने और करने में हम थोड़ा सा कमे करें, थोड़ा सा कमे सीखें तो भी हम ठीक से जी जाएंगे, किंतु समझने में यदि कमी रहेगी वो नीमकीम खतरे जान होके ही रहेगी। ये होना ही होना है जो अभी तक घटित हुआ। अभी आदमी जो करते हैं और सिखाते हैं सीखते हैं काफ़ी अच्छी ढंग से कर लिए हैं ये भाग को, जहाँ तक समझ की बात है वो शून्य हो गया। ये करने कराने सीखने सिखाने को ही हम सर्वोपरि मूल्य मनाने के लिए दौड़े, वो गलत हो गया। उससे कोई ना तो व्यवस्था मिला ना कोई मानव को राहत मिला, हम कहीं ना कहीं फंस के ही रह गए। अब ये एक अच्छी माने सुगम उपाय निकल के आता है। मनुष्य को अध्ययन करने की आवश्यकता आ गई है। मनुष्य का अध्ययन के बाद ही हम समझदारी के बारे में प्रमाणित होना बन पाता है। उसका ये जीता जागता हुआ उदाहरण हुई, जो आदर्शवादी विधि से मनुष्य छूट गया, ईश्वर और देवी देवता ये सब आ गए। उसको समझाने के चक्कर में मनुष्य का अध्ययन को तिलांजलि कर दिया।
हो गया। और उसके बाद जो दूसरा विधि आई, पूरा का पूरा भौतिकवादी युग आए। अब मनुष्य को छोड़ दिया, यंत्रों को पकड़ लिया, यंत्र प्रमाण है और इनके लिए किताब प्रमाण है। जब अभागा आदमी यूं करती हूँ अपने आप से हरिहर हो गया, पूरा हो गया, बात पूरक हो गया। तो भ्रम के पूरक होकर के भ्रम के ही चपेट में पच गया। पच करके जितना लात खाना था, मैंने कुंठित होना था, प्रताड़ित होना था और सहमना था, गहमना था, सड़ना था, जो कुछ भी होना था वो सब हो गए। अब उसका उद्धार कैसा हो? जब उद्धार के बारे में तो पहले से भी आश्वासन है, तो सारे गद्दियां और आश्वासन देते ही हैं उद्धार करने के। उद्धार का प्रमाण ना हो, कितना दिन तक झेला जाए? इसीलिए तो गद्दियों के सबसे बड़ी गद्दी जहाँ से स्रोत है किसका? समझदारी का, वो है शिक्षण संस्था। इन शिक्षण संस्था में विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का पूरा माने समावेश होना चाहिए। चैतन्य प्रकृति का अध्ययन हुए बिना अध्ययन कहाँ पूरा हुआ? सहअस्तित्व का अध्ययन हुए बिना अध्ययन कहाँ पूरा हुआ? ये दोनों भाग तो शिक्षण संस्था, शिक्षण संसार में, शिक्षा सारस्वत में, शिक्षा वाङ्मय में, शिक्षा प्रक्रिया में ये बिल्कुल अछूता रखा हुआ है। ये दोनों चीज आया नहीं है। उसके बाद जो जैसा ही हम मनोविज्ञान के पास जाते हैं, मनुष्य का अध्ययन से मानव संचेतना प्रमाणित हो जाती है। उसका खूब ही भी समझ में आता है, उसकी आवश्यकता भी समझ में आता है, उसका प्रयोजन भी समझ में आता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सीधा संस्कार पक्ष का अध्ययन मनोविज्ञान में समावेश होने की आवश्यकता है। ये दोनों शायद लोगों को समझ में आता है, आवश्यकता भी समझ में आता होगा। तीसरा मुद्दा जो दर्शन शास्त्र के साथ प्रामाणिकता की अध्ययन। दर्शन पढ़ने के बाद दर्शन के अनुसार प्रामाणिक हुआ कि नहीं हुआ? न हुआ तो दर्शन क्या पढ़ा भाई? तो इसका जो छूत है बहुत पहले से बनी हुई है। मनुष्य को हम ये सोचते रहे, पढ़ा और पढ़ करके सुनाया तो विद्वान हो गया, ऐसा हम मानते रहे, जबकि ऐसा विद्वान हुआ नहीं है। पढ़ा, पढ़ करके सुना दिया तो हम विद्वान हो गए, ऐसा हम मानते ही रहे, जबकि विद्वान हुआ नहीं रहते हैं। विद्वता एक समझदारी की स्वरूप है। विद्या स्वयं में अपने आप में अस्तित्व सहज है, तो अस्तित्व को समझे बिना विद्वान होता नहीं, जीवन को समझे बिना विद्वान होता नहीं, और मानवतापूर्ण आचरण को समझे बिना आदमी विद्वान होता नहीं। यह समझ में आता है, विचार शैली भी बनता है और योजना भी बनता है, कार्य योजना भी बनता है, फलस्वरूप प्रमाणित होता है। यदि हम समझते ही नहीं तो हम विचार शैली कहाँ से लाएं? कहाँ से लाएंगे? हमको यही दो विधा में विचार शैली को दिया, सुविधा संग्रह के लिए कुछ करना है, उसके लिए आदमी विचार शैली तैयार किया, एक से एक हुए भी, इसमें दो राय ही नहीं। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विचारशील हो चुके हैं सुविधा संग्रह में। तो उसी भांति तो दूसरा वो हमको दिया असंग्रह, विरक्ति, भक्ति, उसमें भी करोड़ों आदमी अपने को लगाया, अपने धैर्य, साहस और निष्ठा का परिचय दिया, जिसमें हम कोई समाज का रूपरेखा देखने को नहीं मिली। वो अथक परिश्रम करने में तो आदमी कभी बाज नहीं आया है। मेरे अनुसार परिश्रम करते जा रहा है लक्ष्य और दिशा विहीन विधि से। तो मैं भी जो शुरू किए थे, हमारा कोई लक्ष्य थोड़ी ही थी, हमारा जो एक ही बात की आवश्यकता महसूस हुई थी उसी को लक्ष्य माना जाए तो बात दूसरी है। हमारा प्रश्न का उत्तर के बारे में हम जो कुछ भी परिश्रम किया उतनी ही बात है। हमारा और कोई लक्ष्य नहीं थी, हम कोई ऐसा दर्शन लिख दूंगा ये भी लक्ष्य नहीं थी, समझ करके हम कोई लायक हो जाऊंगा ये भी लक्ष्य नहीं थी, हमको मोक्ष मिलेगा ये भी लक्ष्य नहीं थी,
स्वर्ग मिलेगा ये भी लक्ष्य नहीं थी, पैसा मिलेगा ये भी लक्ष्य नहीं थी, संग्रह मिलेगा ये भी नहीं थी, सुविधा मिलेगा ये भी नहीं थी। हमको और कोई ऐसा कोई लक्ष्य हमारे पास था नहीं। हमारे पास एक ही बात थी, तो हमारा पास प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर हो तो हमको मिलेगा। इस आस्था से हम शुरू किए तो संयोग से हम पा गए, ठीक है ना। अब इसमें ये योग और संयोग की शब्द को हम प्रयोग करता रहता। उसके बारे में भी मैं अपने आशय को बता दूं। योग का मतलब होता है मिलन। जैसा हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई पत्थर मिल गया, ठीक है, जानवर मिल गया, झाड़ मिल गया, दवाई मिल गया और आदमी मिल गया, कुछ भी मिल गए, इसका नाम है योग। संयोग का मतलब है पूर्णता के अर्थ में मिलन। पूर्णता के अर्थ में मिलन क्या होता है, जिसको हम प्रचलित रूप में देखा जाए सत्संग का नाम देते हैं। सत्संग का अर्थ को यदि उस ढंग से यदि मैंने देख पाएंगे तो शायद हो सकता है, किंतु मूलतः पूर्णता के अर्थ में ही बात। पूर्णता के अर्थ क्या है भाई? मनुष्य व्यवस्था में जीता है तो पूर्णता है, प्रामाणिक होता है तो परम पूर्णता है। इतनी ही बात। प्रामाणिक होना मनुष्य का चाहत है, व्यवस्था में जीना मानव का चाहत है। ये चाहत सदा सदा बना है, किंतु वो ना मिलने पर जो समीचीन मजबूरियों के अनुसार आदमी चलकर जो परंपरा के अनुसार ढल जाता है। इतनी ही बात, ठीक। तो इन तथ्य को हम ठीक परिशीलन करने पर यही निकलती है। तो योग संयोग सदा सदा रहता ही है। कई प्रयास जो पूर्णता के लिए प्रयास हुई है, सफलता एक अलग चीज है, प्रयास तो होते ही है। पूर्णता के अर्थ को पाने के लिए और मानव ने काफी कुर्बानी किया है, इसमें दो राय नहीं। ये कुर्बानियों का परिणाम में ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात से मिसाल देते हैं अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग। मैंने 101 हथौड़ी से एक हथौड़ी से में पत्थर फूट गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे वाला सब निरर्थक है, तो एक सब तक जो फूटा नहीं था यह सब निरर्थक था, ऐसा नहीं है। वो एक सब नहीं होता तो एक वाक कुछ काम नहीं कर पाता था, एक से शुरू करता वो। तो इसीलिए तो इन सब का कहीं ना कहीं, सभी चोट का कहीं ना कहीं स्थान है। उसका जो जिसको हम कह सकते हैं प्रभाव दबाव कहीं ना कहीं बना रहा, फलस्वरूप ही हम कहीं ना कहीं 101वें बार में हम कोई सफलता को प्राप्त करते हैं। इसमें मेरा आशय यह है, जैसा मैं सफल हुए किसी बात में, ये हमारा अकेले का योगदान नहीं है, इसमें सारा मानव का योगदान है। इसके पृष्ठभूमि में सारा मानव का ही योगदान है। इसीलिए मेरा स्वीकृति ये है, मानव का पुण्य प्रभाव से ही ये कहीं ना कहीं घटित हो गई, ऐसा मैं अपने को पाता हूं। इससे हमको बहुत बड़ा लाभ क्या हुआ? बड़ी लाभ ये हुआ, मुझ में अहमता का जर्मिनेशन नहीं हुआ। अहमता मैंने पा गया, मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, इस प्रकार की जो डिंग हाँकने वाला बात हमारे पास आया नहीं। डिंग हाँकने वाले बात कोई भी आता है, कोई आदमी भी आता है, काफी जल्दी वो शमन भी हो जाता है। मेरे साथ अभी तक अहमता के साथ प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति बहुत न्यूनतम रहे हैं। कितने भी बड़ी अहमता को लेके आए, थोड़ा 2-3 स्टेप, 2-3 सीढ़ी तक में ही उनका 2 अहमताएं शमन होता हुआ मैंने देखा है। हम मेरे साथ तो सारे मिलन सज्जनता के साथ, साधुता के साथ और जिज्ञासु के हैसियत से संभावित हो पाई है। इससे हम स्वयं खुश हों, प्रसन्न हों। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ सज्जनता से पेश आया, सारे बात मेरा स्वीकार लिया, ऐसा भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं भी स्वीकारते हैं, आज भी स्थितियाँ ऐसे ही है, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं स्वीकारते हैं और उनका भी हम सम्मान ही करता हूँ।
उनका कोई गलती नहीं है, ये परंपरा का गलती है। परंपरा ने उनके ऊपर जो लाद दिया है वो कवच उतारा नहीं है। कवच उतरा नहीं तो ये क्या करता गरीब आदमी, तो जब उतरेगा तब समझेगा। ऐसा हम गणित कर लेता हूँ, इस गणितीय विधि से हम खुश अपने में रहता हूँ। संयोग होता है पुनः, तो कोई कोई पहले न स्वीकारते नहीं है, वो बाद में स्वीकारा भी है। ऐसे भी घटनाएं हुई है। तो ये आपको ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम समझे इसको तुरंत सबको ही समझ जाएंगे, ऐसा भी हठ धर्मीता ठीक नहीं है। काल कर्म संयोग अपने आप में सबके लिए सद्बुद्धि की एक अंकुर को रखा ही है। वो कब कितना पल्लवित होगा, कब पुष्पित होगा, इसको हम नहीं कह सकते। इसको कहने जाएंगे अतिवाद सा होता है। सीधा सीधा बात है, हर व्यक्ति शुभ चाहता है, यह सच्चाई है। शुभ चाहने की मूल में, शुभ चाहने के, शुभ घटित होने के लिए संभावनाओं को और समीचीन किया जाए, और समीचीन किया जाए, ये एक दिन वो मिलन बिंदु मिल ही जाती है। ऐसा मैं गणित करता हूँ। शायद ये गणित सबको अच्छा लगे या किसी को अच्छा भी न लगे, ये भी हो सकता है। मेरे साथ सुखद घटनाएं इसी विधि से होती रही। एक बात ये स्पष्ट करना चाहा, और संयोग जब होते हैं, दो आदमी एक जिज्ञासा के मिलते हैं, एक प्रयास के मिलते हैं, वो उसका नाम है संयोग। उसका कसौटी, संयोग का कसौटी, और तीसरा बनता है वो समाधान के अर्थ में हो, व्यवस्था के अर्थ में हो, इसी या अखंड समाज के अर्थ में हो, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में हो, तभी संयोग की बात सार्थक हो पाता है। एक ही विचार की व्यक्ति मिलने पर मैत्री होता है कहते हैं, अभी भी इस बात की प्रचलन है, किंतु उसमें काफ़ी दूर दूर तक की कहीं कहीं छितरिया गए तो उसका बहुत सारा तर्क हुआ। दो डाकू मिलने से, दो अपराधी मिलने से, दो पापी मिलने से, दो माने गलती करने वाले मिलने से ये सहविचारी होते हैं, क्या ये सब ठीक होते हैं? उसका उत्तर निकला नहीं होते हैं। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए तो स्वयं खोजें, ऐसा हो गया था। किंतु अभी क्या है, निर्देशित किया जा सकता है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। हम यदि एक विचारी होते हैं, वो अनुसंधान शोध सफल हो सकता है। ये मेरा कहने की मतलब है, तात्पर्य ये है। इस ढंग से हर कोने से हम शुभ के केंद्र में अपने एक कोण को जोड़ने में हर मनुष्य समर्थ है। इस विधि में अभी आप हमारा बीच जो एक संप्रेषणा की क्रम है वो चलेगी। तो न्यायपूर्वक हम जीना बना तो मूल मुद्दा हमारा प्रामाणिकता की स्थली बनी अपना परिवार में हम परिवारजनों के आंखों में हम ठीक चल रहा हूं, ये आ जाता है। ये हर व्यक्ति अपने में आजमा सकता है। एक बात ये मिलती है। उसके बाद न्यायपूर्वक चलने के बाद हमारे जितने भी मित्र परिवार है, उनमें भी हम हमारा पहचान को सटीकता से दे पाता हूँ। ये भी मेरे साथ गुजरी है। उसके बाद न्यायपूर्वक जीना मुझसे हमारा अधिकार में हो गया। तब से जो आगंतुक आते हैं, थोड़े देर के बाद उनके साथ भी हमारा पहचान हम स्थापित करने में समर्थ होता गया। ये भी हुआ है। तो भले हम कम अपना पहचान को स्थापित कर पाए हों, किंतु स्थापित तो हुई है। उसका यही गवाही है। मैं स्वयं जहाँ आकर के साधना किया, शोध किया, वो जगह, वो भाषा, वहाँ के लोग मेरे लिए नितांत अपरिचित रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, सब पूरा अपरिचित। वो रहन सहन, खान पान सब अपरिचित रहते हुए मैं वहाँ रहा। वो ये वही जगह हमारे लिए ऐसा अनुभव कराया। सारे बंधु यहीं हैं, सारे आप्त यहीं हैं, यहीं आपका जो शुभ चाहने वाला यहीं है, आपका अभिभावक यहीं है, आपके मित्र यहीं हैं, आपके बंधु परिवार यहीं हैं। इस बात को मुझे अनुभव कराया। इसको क्या भाषा दिया जाए, पूछा जाए तो यही लगता है। तो हमारा नेक इरादा
जो कुछ भी रही है उसके साथ संयोग सदा सदा स्वीकारिता के साथ जुड़ता गया। यही मेरा जो कुछ भी अभी तक की सार्थकता सफलता का कारण बनी हुई है। मैं समझता हूँ हर मानव अपना सार्थकता और सफलता को अपने चाहत में तो बनाया ही रखा है। ये पुनः हम उसी जगह में पहुंचते हैं। ये जो चाहत है नेक इरादे में तभी बनता है तो जहाँ कहीं भी हम समझदारी के साथ लेस रहते हैं। हमारा समझदारी ही नेक इरादा का पूरा स्रोत है। इस स्रोत को हम कभी भी भुलावा नहीं दे सकते, ना हम इसके विपक्ष में अथवा उसका विरोध में कुछ हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो शुभ है, नेक का मतलब है शुभ है, शुभ जो है हर व्यक्ति के लिए स्वीकृत है और स्वीकार के साथ ही हर इरादाएं अपने में प्रयत्नपूर्वक सार्थक होता हुआ हम स्वयं देखे हैं, आप भी देख सकेंगे और देखे भी होंगे। मेरे अनुसार हर व्यक्ति शुभ चाहता ही है। शुभ घटित होने के लिए ही आप हम सब इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते समय में हमारा संबंध के बारे में मुद्दा आती है। संबंध को हम पहचानना तभी संभव है, संबंधों में जो निहित मूल्य जिस प्रयोजन के लिए निहित है वो प्रयोजन, इन दोनों को पहचानना आवश्यक है। यही अध्ययन है। अध्ययन पूर्वक यही पहचानने में आता है। संबंध तभी पहचान में आता है उसमें निहित मूल्य और उसका प्रयोजन समझ में आने के बाद मनुष्य जो है ना स्वाभाविक है उसमें निष्ठान्वित होता ही है। निष्ठान्वित होने का फलस्वरूप मनुष्य जो है ना उसमें पारंगत होता है। पारंगत होने के बाद फलवती होता ही है। यही मेरा इतने दिन की जो कुछ भी हमने देख पाए हैं इसी विधि से देख पाए हैं। मैं सोचता हूँ सफलता का विधि ये काफ़ी सरल है, इसमें कोई परेशानी नहीं। और इस मुद्दे पर मेरे उदाहरण के आधार पर यह भी लोगों का एक आक्षेप रही है, या ऐसा सोचना आक्षेप के स्थान पर यह भी सोचना रहा कि सुगमता को सोचते रहे। तो ऐसा भी मुझसे प्रश्न किया गया था कि अच्छे विद्वान लोग, तुम तो 20 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष लगाया, वो तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो हमको कैसा कातलगत होगा? तुम 40 वर्ष में पाया हुआ चीज़ को हमको कैसा 1 वर्ष में पता लगाओगे? इसका बहुत सारे उदाहरण मैंने नियति में रखा ही है। तो सर्वप्रथम इस धरती पर जो आदमी चक्का घुमाया वो कितना शताब्दियों के पास बाद घुमाया होगा, इसको कौन बताएगा? अब वो जो चक्का घुमाने वाली बात तो पहले से था ही, उसको स्वचालित रूप में चक्का घूमने योग्य अभी वैज्ञानिक युग में उपलब्धि कर ली। और उसके पहले साइकिल को चलाना, मानव अपना 2 चक्के को घुमाने वाली बात आ ही चुकी थी। ये सब बातें क्रमागत विधि से आई ही है। तो जहाँ कहीं भी एक चक्का घुमाने के लिए भले शताब्दियाँ बीत गई हो, किंतु घूमने की बात उसको एक दूसरे के साथ क्रियान्वयन करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कोई समय नहीं लगा और जल्दी चलने लगी। सबने चलाने योग्य हो गया। पहले जो मोटर गाड़ी जो चलाया, उसके बाद उस समय में ये अपूर्व बात थी, मोटर जो है ना स्वचालित रूप में चलता है, एक आदमी चला लेता है, ये बात रही। अभी जो घर में 2 4 10 आदमी होगा तो 11 बने 10 आदमी वो ड्राइवर भी रहते हैं। इस ढंग की बातें साकार होने लग गई। इससे ये पता, इन उदाहरणों से ये पता लगता है तो कोई एक बात घटित होने के लिए कितने भी हम परिश्रम किए हों, कितने भी समय लगा हो, उसको मानव परंपरा में उसकी आवश्यकता हो, उस स्थिति में वो एक दूसरे के साथ पहुंचने में देर नहीं होती है। पहले दिन बिजली को जो तैयार किए गए उसके लिए तो बरसों लग गई,
किंतु तैयार होने के बाद बिजली को पुनः विपुल बनाने में वो कोई देर नहीं लगी, सारा देश बनाने लगा, सारा देश को उपलब्ध है। ये सब बातें आप हमको पता है। इस ढंग की एक काम है। इस ढंग से ही अपन एक वाक्य में आ सकते हैं, हर शोध और अनुसंधान समय तो लगाता ही है। शोध और अनुसंधान से मिली जो फलन है उसका वितरण बहुत शीघ्र रूप में होता है, क्योंकि उसका आवश्यकता मानव में निहित रहता है। ये देखा गया। इस अर्थ में हम बहुत ही सटीक हम सोच सकते हैं, ये जो कुछ भी अभी तक उपलब्धियां हुई है उसके मूल में ये रही है क्या चीज़? अनुसंधान या शोध बना ही रहा। अनुसंधान शोध के साथ ही हर उपलब्धियां हुई हैं। वो हर उपलब्धि के बाद वो जो लोकव्यापीकरण हुई है वो शीघ्र अतिशीघ्र होते आई है। इसी प्रकार समझदारी भी एक अनुसंधान के लिए समय लगा होगा, किंतु वो समझदारी मनुष्य के लिए आवश्यक यदि आ गई है, आवश्यकता के रूप में है, वो मनुष्य को स्वीकार होता है, उस स्थिति में इसको लोकव्यापीकरण होने में कोई देरी नहीं है। ये बात समझ में आता है। तो उसका मूल तत्व यही है, हम जो समझे रहते हैं समझाने की माध्य से है, किए हुआ को कराने की माध्य से है, सीखा हुआ को सिखाने की माध्य से लोकव्यापीकरण होना है। और इसमें से समझा हुआ को समझाने से जो बात थी उसमें हमारे पास जो खामियां रही, त्रुटियां रही, वो उसकी आपूर्ति के लिए ये अनुसंधान का प्रस्ताव है। ये बात समझ में आता है, मुझको समझ में आया है, आपको भी समझ में आएगी। इसके बाद न्याय को प्रयोजनों के आधार पर हम पहचानने जाते हैं तो प्रयोजन यही बनती है कि पोषण, संरक्षण और माने प्रामाणिकता, जिज्ञासा और अभ्युदय, ये प्रधान मुद्दा बनता है। अभ्युदय का मतलब होता है सर्वतोमुखी समाधान और व्यवस्था में जीना, और सर्वतोमुखी समाधान और व्यवस्था में जीने का प्रमाण ही है अभ्युदय। निरंतर हम व्यवस्था में जी सकते हैं और अभ्युदय की भागीदार हम बनी सकते हैं। इस विधि से हमारा जो अभ्युदय है बहुत सारा संबंधों के साथ, करीब करीब सभी संबंधों के साथ जुड़ा ही रहता है। हर संबंध में अभ्युदय छुपाई है। तो प्रयोजन अभ्युदय है, अर्थात समाधान है। समाधान के अर्थ में ही हम सेवा करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम कृतज्ञ होते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम प्रेम करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम मैत्री करते हैं, समाधान के अर्थ में ही विश्वास करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम संपूर्ण प्रकार की मानव व्यवहार में प्रसक्त रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, ये काम करते हैं। इस प्रकार से हमारा अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान और सुख के अर्थ में वैभवित है। ये समाधान किसके साथ नहीं चाहिए भाई? समाधान को सोचा जाए, बच्चों के साथ भी चाहिए, बुजुर्गों के साथ भी चाहिए, मित्रों के साथ भी चाहिए, साथी सहयोगियों के साथ भी चाहिए, और भाई बहन के भी चाहिए, और सभी जगह में समाधान की आवश्यकता है। इन समाधान निरंतर किससे आती है? संबंध को पहचानने की बात, ठीक है? तो मूल्यों को निर्वाह करने की स्थिति बनती है। मूल्य का स्वरूप बनता है तो कृतज्ञता एक बनता है। कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, माने ममता, सम्मान, स्नेह, इस प्रकार से 9 मूल्य बनता है, माने पहचानने में आता है। कृतज्ञता को हम स्वाभाविक रूप में हमें पहचानते हैं कि जहाँ कहीं भी हमको हमारे अभ्युदय के लिए हमारा सहायता कहीं से भी मिला हो, जिस किसी से भी मिला हो, उसकी स्वीकृति हो जाने पर इसका नाम है कृतज्ञता। जो मैंने कर चुके हैं, जो घटित हो चुका है, उसको स्वीकार करने वाली क्रिया का नाम है कृतज्ञता। तो अभ्युदय के अर्थ में ही सारे स्वीकृतियां हो पाता है और किसी अर्थ में स्वीकृतियां नहीं हो पाता है। प्रयोजन का मतलब यही है,
अभ्युदय के अर्थ में जो कुछ भी संबंध में जो कुछ भी उपलब्धियां हो पाते हैं उन सबको स्वीकारना, यहाँ से हम कृतज्ञ होते हैं। ठीक है ना। ये कृतज्ञता के साथ ही, कृतज्ञता पहले आवश्यक है ही, तो इसी के साथ गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह, ये अपने आप में होने लगता है। कृतज्ञता बहुत आवश्यक है और कृतज्ञता से हम स्नेह करना, मैत्री करना, विश्वास करना बन ही जाता है। और कृतज्ञ नहीं होते हैं ऐसा विश्वास करना बनता नहीं था। तो ये भी एक बहुत ही बुनियादी तथ्य है। कोई भी ऐसा मनुष्य आपको मिलेगा नहीं दूसरे से सहायता मिला ना हो। कोई भी एक आदमी नहीं मिलेगा, एक भी आदमी आप हम मान नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहायता मिला ही रहती है। तो सहायता के साथ ही आदमी बड़ा होता है, अपने को समर्थ मानता है और प्रमाणित हो जाता है। ये काम सदा सदा से चले आई हुई है। इस क्रम में हमारा जितने भी संबंध हैं, जैसा पुत्र पुत्री संबंध, मित्र संबंध है ना, शिक्षा संबंध, गुरु शिष्य संबंध, माता पिता संबंध और माने साथी सहयोगी संबंध, ये जितने भी संबंध होते हैं इसको 7 प्रकार से हम गिनते हैं। इन संबंधों में यही मूल्य नियोजित होता है। संबंधों में मूल्य ही मूल्यांकित होने पर संबंधों की निरंतरता बन जाता है। मूल्यों का यदि मूल्यांकन नहीं होता है उस स्थिति में संबंधों की निरंतरता होता नहीं। ये बहुत अच्छी ढंग से पहचानने की मुद्दा है। यदि ये बनता है उसको परिवार में हम अच्छे ढंग से आजमा सकते हैं। तो यदि हम उसमें निरंतरता पाते हैं, हमको ये पता लगता है ये अच्छे ढंग से हम ये इसको निर्वाह कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं, इसकी आवश्यकता है, ये सब चीज़ें अपने आप पाता है। इन क्रम में हम जो मूल्यों को निर्वाह करने का प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त, इसको ऐसा भी पहचाना जाता है। हम जो सामान्य रूप में हम जिस किसी को भी हमारा संबंधी है मानते हैं, जो जैसा हमारे बुजुर्ग एक आदमी कहीं भी जाते समय में आते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अपने प्रस्तुति को प्रस्तुत करते हैं। तो वो ही हम अजनबा आदमी के साथ कोई अपने प्रस्तुति को ठीक से प्रस्तुत करते नहीं हैं। ये बात सदा बनी हुई है, ये बहुत चिरकालीन कथा है। इन चिरकालीन कथा के साथ साथ हम अपने को परीक्षण करने वाली बात पर आते हैं। हम क्या करते हैं वाला बात आते हैं तो परंपरागत विधि से हम कुछ भी संबंध पहचानते हैं। वो आयु के ऊपर भी हो सकता है, धन के ऊपर भी हो सकता है, बल के ऊपर भी हो सकता है, ऐसा बनता है। पहचान जो कुछ भी पहचाना रहते हैं तो बल, बुद्धि, रूप, पद, धन, 4 विधा से आदमी को पहचाना जाता है। जो बलिया आदमी है हमारे, उनका पहचान हमारे पास है। उस व्यक्ति को हम जितना पहचानते हैं उसके अनुसार उनके साथ हमारा संबंध को जोड़ लेते हैं। वो अपना पहचान में हमारे साथ जोड़ा रहता है और जोड़ने में वो उनका कार्य और जो जोड़ा हुआ को स्वीकारने का कार्य हमारे साथ जुड़ा रहता है। फलस्वरूप हम उतने ही अच्छे ढंग से हम पहचाने रहते हैं एक दूसरे को। फलस्वरूप उसी के अनुसार हम वो मूल्यांकित करते हैं, माने मूल्यों का निर्वाह करते हैं। जो स्नेह को निर्वाह करें, चाहे गौरव को निर्वाह करें, चाहे कृतज्ञता को निर्वाह करें, किसी न किसी चीज़ को हम निर्वाह करते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। तो ये क्रम को हम अच्छी ढंग से देख चुके हैं, इसमें हम गुजर चुके हैं। हमारा जो अनुभव ये कहता है, तो हमारा पहचान हम जहाँ जहाँ स्थापित करते हैं वहाँ हमारा संबंध अपने आप में पहचाना हुआ रहता ही है। सिद्ध बात इतनी ही है। वही चीज़ हर व्यक्ति के साथ जुड़ा है। आपके साथ मैं अपना पहचान को हम पहचानवा देते हैं, आप भी पहचानवाते हैं। फलस्वरूप आप हमारे बीच में मैत्री होना स्वाभाविक हो जाता है, संबंध को पहचानना स्वाभाविक हो जाता है। इस ढंग से संबंध को पहचाना जाता है। अभी पहले बात तो अभ्युदय के अर्थ में ही है, उसके बाद पोषण के अर्थ में है,
उसके बाद संरक्षण के अर्थ में है, और ये इन अर्थों में सारा संबंध जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी जो बात है प्रामाणिकता के अर्थ में संबंध। तो प्रमाण जो है सर्वोपरि वरीयता की बात है। प्रमाण के आधार पर हर व्यक्ति संतुष्ट होता ही, ठीक है। ये जो संतुष्ट होने वाली बात हमको समझ में आता है, इसको हम एक जगह में नहीं, अनेक जगह में, एक देश में नहीं, अनेक देश में, एक परिवार में नहीं, अनेक परिवार में अपन प्रयोग करके देख सकते हैं। ये मुख्य बात संबंधों के बारे में अपने को स्वीकारने की आवश्यकता है। और मूल्यों को भी, मूल्य जो है ना जीवन सहज रूप में वो उद्गमित होता ही, जैसा आपका हमारा संबंध, इसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप हमें मिलते हैं, स्वाभाविक रूप में एक मूल्य जो बहना चाहिए, विश्वास, वह आप हमारे बीच में अपने आप से शुरू हो जाता है। इसके लिए बहुत सारा हम कहीं भी कोई तप नहीं किया, कोई बड़ी भारी साधना नहीं किया, और बिना ही इन सभी बात की हमारे साथ आपका, आपके साथ मेरा पहचान बनने के लिए योग्य एक तरीका है, अपने आप से निष्पन्न होती है। उसमें ये मूल्य समाया ही रहता है, विश्वास समाया ही रहता है, तभी हम संबंधों को पहचानना बन जाती है। ये इस विधि से हम अच्छी तरह से हम मूल्यों को पहचानने, संबंधों को पहचानने, मूल्यांकन करने और उभय तृप्ति पाने की रास्ता अपना सकते हैं। तो इससे क्या हो गया भाई, बहुत बड़ा लाभ क्या हो गया, इससे कौन सा लाभ हो जाएगा? लाभ यह हो जाएगा, भय और प्रलोभन के आधार पर हर बात को हम मूल्यांकन करते रहे, उसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन से माने मूल्यांकित करने की स्थिति में हम आ जाते हैं। तो मुख्य मुद्दा मानव परंपरा में मूल्यों को पहचानना, मूल्यों को मूल्यांकित करना, इसी में हम सदा सदा परेशान होते रहे हैं। तो भय और प्रलोभन के साथ हम जितने भी व्यवस्थाओं में, संबंधों में, कार्य संबंधों में, व्यवसाय संबंधों में, व्यवहार संबंधों में कितने भी हम मूल्यांकन किए, तो मूल्यांकन करते हैं तो वो एक प्रकार से राजी गाजी होने की जैसा ही होता रहा है। मूल्यांकन तो होता ही नहीं रहा। भय और प्रलोभन कभी भी मूल्य होता नहीं है, ना मूल्यांकन होता है। भय के साथ प्रलोभन, प्रलोभन के साथ भय, कहीं ना कहीं थोड़ा देर के लिए चुप होने वाली बात आती है। रोग वहीं का वहीं रहता है। इस आधार पर हम भय और प्रलोभन से छुटकारा पाना बना ही नहीं है। ये स्वयं इस बात का गवाही है हम कितने समझदार हुए हैं। ये इस बात का गवाही है हम मानव परंपरा कितना हम समझदार हुए, शिक्षा संस्कार कितना समझदारी को आदमी को दे पाया, और व्यवस्था में कितना हम मनुष्य को मूल्यांकित कर पाया। ये सब बात का द्योतक है, ये प्रमाण है, गवाही है, जीता जागता गवाही है। तो शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से हम भय और प्रलोभन के छाया छत्र में हम मृगतृष्णा मरीचिका को लेकर हम चलते ही रहे। इसमें यह भी बात स्पष्ट हो जाती है, प्रलोभन की आपूर्ति के लिए ही हम सदा सदा राजी किए हैं, किसी से भी राजी किया प्रलोभन के आशय से ही किए हैं, और कुछ करने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि न्यायालय में न्याय की बात पूरा हुआ नहीं है, और ये भय और प्रलोभन के आधार में कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलने वाला है। तो ये दोनों न्याय का कोई आधार होता भी नहीं है, किंतु हम पकड़े बैठे हैं डंडा, भय और प्रलोभन को पकड़ के बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी भारी मुद्दा है, जिसको अपने स्वनिरीक्षण करने में, स्वनिरीक्षण का मतलब परंपरा रूपी स्वनिरीक्षण करने में, ये एक बहुत बड़ी भारी मुद्दा है। तो इस निष्कर्ष में शायद है आप हम सब सम्मत हैं, भय और प्रलोभन ना तो मूल्य होता है, मूल्यांकन का नहीं तो आधार हो पाता है। परिस्थिति के अनुसार हम सम्मत हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, इतने के लिए भय और प्रलोभन होता है।
भय से भी कुछ मुद्दे पर हम सम्मत होते हुए इतिहास है, और प्रलोभन से भी सम्मत होता हुआ इतिहास है। मानव का इतिहास इतने में सिमटा है। तो मानव अभी तक मूल्यों के पास गए ही नहीं। मूल्यों के पास होता, मूल्य दे अभिव्यक्ति होता, मूल्य प्रमाणित होता, मूल्यांकन का स्थिति आती, स्वाभाविक रूप में न्यायालयों में न्याय होता। और फैसला काय को होती? फैसला करते हैं न्यायालयों में, न्याय नहीं करते हैं। न्याय का कोई आधार नहीं है। और जो इसमें स्वाभाविक बात है, जो एक से अधिक पक्ष के बीच में तो न्यायालय की हस्तक्षेप है, वो जैसा अपने स्वविवेक, संविधान, ये सब मिल करके जो करना है कर देते हैं। उसमें एक मजबूरन एक आदमी सम्मत होता है, एक आदमी तो अपने प्रलोभनवश वो सम्मत हो जाता है। एक भयवश, एक प्रलोभनवश होता है। उभय तृप्ति तो इसमें कभी हुआ नहीं, ना होना है, इसका कोई आसार ही नहीं है। तो इस ढंग से हम न्याय को पाने में हम सर्वथा असमर्थ रहे हैं, और इसके बावजूद में हम विकास की दावा करते रहे हैं। और विकास का क्या अर्थ होगा आप ही सोच लीजिए। ये सब सोचने की मुद्दा है। तो अभी न्याय पाने की सहज तरीका ये आती है, प्रयोजनों के आधार पर संबंधों को पहचानना, फलस्वरूप मूल्यों का स्वाभाविक रूप में निर्वाह होना, और इसके फलन में मूल्यांकित होना, उभय तृप्ति बना, दोनों में होना। ये किस परंपरा में होता है? समझदार परंपरा में होता है। तो नासमझ परंपरा में ये नहीं होता है। नासमझ परंपरा में वही आता है, भय और प्रलोभन आता है। भय और प्रलोभन कोई मूल्य होता है ना, मूल्यांकन हो पाता है। प्रलोभन का क्या मूल्यांकन करेंगे हम? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भय का भी कुछ भी नहीं मूल्यांकन कर पाएंगे। किंतु भयभीत होता हुआ आदमी को देखा जाता है, प्रलोभित होता हुआ आदमी को देखा जाता है। ये बात सही है। इस क्रम में हम भय और प्रलोभन से छूटना एक बिल्कुल आवश्यकता रही है, नियति सहज है, और इससे मनुष्य का भी कल्याण है, नैसर्गिकता का भी कल्याण है। नैसर्गिकता में जितने भी जो रोग दोष पैदा करते हैं आदमी, उसके संबंध में भी मानव सोचेगा, उसका तरीका सोचेगा, और उसके लिए अनुकूल परिस्थिति सोचेगा, नैसर्गिक संतुलन के लिए। और मानव संतुलन के लिए, न्याय के लिए भी मनुष्य जो है ना, अपने को समझदारी के आधार पर प्रमाणित करेगा। ये